आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में हम जिन नोट्स और रिसर्च पर बात कर रहे हैं उनका मुख्य आधार यूजीसी नेट के टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब शिक्षण अभिरुचि के सिद्धांत हैं। हाँ, जो कि बहुत ही विस्तृत नोट्स हैं। बिल्कुल। और आज का हमारा मिशन ये डिकोड करना है कि वास्तव में प्रभावी शिक्षण रणनीतियां क्या होती हैं, विशेष रूप से तब जब सीखने वाले को सक्रिय शिक्षण मतलब एक्टिव लर्निंग की जरूरत हो। और इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि कैसे एक बेहतरीन शिक्षक की भूमिका समय के साथ प्राथमिक से मतलब प्राइमरी से पूरी तरह द्वितीयक या सेकेंडरी हो जाती है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। और मैं यहाँ ये स्पष्ट कर दूं कि ये चर्चा सिर्फ किसी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नया सीख रहा है, अपनी टीम को कोई नई स्किल सिखा रहा है या बस ये समझना चाहता है कि इंसानी दिमाग जानकारी को कैसे पकड़ कर रखता है, तो ये सब उनके लिए एक मास्टर क्लास होने वाली है। और इस मास्टर क्लास की शुरुआत उस बुनियादी माहौल को समझने से होती है जहां सीखना पनपता है, क्योंकि शिक्षण के भारी भरकम सिद्धांतों पर जाने से पहले हमें उस जमीन को देखना होगा जिस पर ये सिद्धांत खड़े होते हैं। सही बात है। स्रोत सामग्री में प्रभावी और अप्रभावी शिक्षण के बीच एक बहुत ही स्पष्ट मतलब एक गहरी रेखा खींची गई है। एक प्रभावी शिक्षक वो नहीं है जिसके पास दुनिया भर का ज्ञान है। तो फिर कौन है? बल्कि वो है जो शैक्षिक उद्देश्यों को लेकर पूरी तरह स्पष्ट है और जो अपने पाठों को सामने वाले की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार कस्टमाइज कर सकता है। कस्टमाइज करने वाली बात मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती है। नोट्स में एक बात जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि एक प्रभावी शिक्षक छात्रों के पूर्व ज्ञान में मौजूद गलत फहमियों का पहले से अनुमान लगा लेता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा गुण है। मतलब ये किसी शतरंज के ग्रैंड मास्टर की तरह सोचने जैसा है। हाँ। है ना? वो सिर्फ अपनी चाल नहीं चल रहा, वो ये पहले से देख पा रहा है कि सामने वाला इंसान जानकारी को प्रोसेस करते समय कहाँ उलझ सकता है। बिल्कुल। और वह उस रुकावट को पहले ही हटा देता है। मैं इसे एक आधुनिक जीपीएस नेविगेशन की तरह देखती हूँ। एक प्रभावी शिक्षक सिर्फ एक स्थिर नक्शा नहीं थमाता, बल्कि रास्ते की रुकावटों का पहले से अनुमान लगाकर सही रास्ता दिखाता है। ये जीपीएस वाली उपमा बहुत सटीक है। इस प्रक्रिया को अगर हम संज्ञानात्मक विज्ञान या कॉग्निटिव साइंस के नजरिए से देखें तो ये शिक्षक द्वारा छात्र के दिमाग में एक सुरक्षित रास्ता बनाने जैसा है। जब शिक्षक को पता होता है कि छात्र कहाँ गलती करेगा तो वो उस गलती को एक सीखने के अवसर में बदल देता है। इसके विपरीत जो अप्रभावी कक्षाएं होती हैं वहां का नजारा बिल्कुल अलग होता है। हाँ, सामग्री बताती है कि अप्रभावी शिक्षण में पाठ्यक्रम के प्रति एक बहुत ही असंगत दृष्टिकोण होता है। और सबसे खतरनाक बात वही है जिससे हमने शुरुआत की थी, जब शिक्षक निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति या वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों के प्रति बहुत कम अपेक्षाएं रखते हैं। ये वाकई दुखद है। अगर शिक्षक ही उम्मीद छोड़ दे तो सीखने का पूरा इकोसिस्टम ही ढह जाता है। सामग्री में ये भी बताया गया है कि ऐसे अप्रभावी माहौल में हमेशा एक अव्यवस्था या अराजकता बनी रहती है। बिल्कुल। अब अगर हम इसके पीछे के विज्ञान को समझें तो एक अराजक माहौल में दिमाग कुछ नया कैसे सीखेगा? सच कहूं तो वो सीख ही नहीं सकता, है ना? हाँ, जब आसपास अव्यवस्था होती है या जब छात्रों को ये महसूस होता है कि उनके शिक्षक बेपरवाह हैं, तो दिमाग का वह हिस्सा जो खतरे को भांपता है, जिसे हम एमिगडाला कहते हैं, वो अति सक्रिय हो जाता है। मतलब दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। एकदम सही। छात्र का पूरा ध्यान सिर्फ उस असहज माहौल में खुद को सुरक्षित महसूस करने पर लगा रहता है। इस स्थिति में दिमाग की नई जानकारी को प्रोसेस करने की क्षमता लगभग शून्य हो जाती है। ऐसे माहौल में सक्रिय शिक्षण मतलब एक्टिव लर्निंग की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये बात पूरी तरह तार्किक लगती है। नोट्स भी यही स्पष्ट करते हैं कि सक्रिय शिक्षण की विधियों में खुली चर्चा, अभ्यास सत्र, संरक्षित अभ्यास और टीम परियोजनाएं शामिल होती हैं। और इन सब के लिए सुरक्षा चाहिए। बिल्कुल। इन सब गतिविधियों के लिए एक ऐसे सुरक्षित और व्यवस्थित माहौल की जरूरत होती है जहां छात्र सवाल पूछने या गलती करने से डरे नहीं। इसी संदर्भ में सामग्री में एक बहुत ही गहरी पंक्ति लिखी है, मैं इसे कोट करना चाहूंगी। जब तक विद्यार्थी इसे न सीख ले तब तक कुछ भी सिखाया हुआ नहीं माना जाता। वाह, इस एक पंक्ति में शिक्षण का पूरा दर्शन छिपा है ना? हाँ। ये इस बात को पूरी तरह खारिज करता है कि शिक्षण सिर्फ जानकारी का प्रसारण है। मतलब अगर रेडियो चल रहा है और कोई उसे सुन नहीं रहा है तो संचार पूरा नहीं हुआ। बिल्कुल, सिग्नल रिसीव ही नहीं हुआ। हाँ, शिक्षण पहला चर है और सीखना दूसरा।
एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो अब जब हमने ये स्थापित कर लिया है कि एक सुरक्षित और व्यवस्थित माहौल क्यों जरूरी है, तो आइए इस बात की गहराई में चलते हैं कि जब माहौल सही हो तो दिमाग वास्तव में उस नई जानकारी को कैसे जकड़ कर रखता है। ये बहुत दिलचस्प हिस्सा है। यहीं पर नोट्स संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव और मेटा कॉग्निटिव रणनीतियों का परिचय देते हैं। मुझे लगता है ये वो मानसिक इंजन है जो सीखने की पूरी प्रक्रिया को चलाते हैं। बिल्कुल, और इन दोनों रणनीतियों के बीच का अंतर समझना बहुत रोमांचक है। पहले हम संज्ञानात्मक विधियों की बात करते हैं। ठीक है। ये सीखने का वो सीधा दृष्टिकोण है जहां छात्र जानकारी को पचाने के लिए कुछ खास तरीके अपनाते हैं। मतलब जैसे बार बार दोहराना, नई भाषा या जानकारी को अपने दिमाग में व्यवस्थित करना, जैसे नोट्स बनाना या समरी लिखना। हाँ, किसी बड़े विषय का संक्षेप या सारांश बनाना, या संदर्भ से अर्थ की भविष्यवाणी करना। इनमें से एक विधि जिसने मुझे सच में रुककर सोचने पर मजबूर किया वो है कल्पना या इमेजरी का उपयोग। इमेजरी। क्योंकि आमतौर पर लोग रटने को मतलब दोहराव को ही सीखना मानते हैं, लेकिन जब हम रटते हैं तो जानकारी सिर्फ हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी के लूप में घूमती रहती है। बिल्कुल सही। वहीं जब हम किसी जानकारी को एक दृश्य या चित्र के साथ जोड़ते हैं, जैसे किसी जटिल ऐतिहासिक घटना को एक फिल्म के दृश्य की तरह दिमाग में चलाना, तो हमारा दिमाग कई अलग अलग न्यूरल पाथवे का निर्माण करता है। हाँ, तंत्रिका मार्ग बन जाते हैं। और इससे उस जानकारी को बाद में याद करना बहुत आसान हो जाता है। ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। मतलब दोहराव सिर्फ एक कच्ची सड़क बनाता है जो जल्दी मिट सकती है, जबकि इमेजरी दिमाग में एक पक्का हाईवे बना देती है। वाह, पक्का हाईवे, ये उपमा अच्छी है। हाँ, और शिक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे कक्षा में उच्च और निम्न दोनों स्तरों के संज्ञानात्मक लक्ष्यों को संबोधित करें, ताकि हर तरह के छात्र को जानकारी पकड़ने का मौका मिले। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। संज्ञानात्मक रणनीतियां तो सिर्फ बुनियादी उपकरण हैं। असली जादू तब होता है जब छात्र मेटाकॉग्निटिव रणनीति का उपयोग करना शुरू करते हैं। और यहीं पर मेरे दिमाग में एक लाल बत्ती जलने लगती है। अच्छा, क्यों? क्योंकि नोट्स इसे स्वनिगरानी मतलब सेल्फ मॉनिटरिंग और स्वनिर्देशन कहते हैं। इसका सीधा सा अर्थ बताया गया है कि छात्र ये सोचते हैं कि वे कैसे सोचते हैं। अब ईमानदारी से कहूं तो ये मुझे सीखने की रणनीति कम और ओवरथिंकिंग या एंग्जाइटी ज्यादा लग रही है। मैं समझ सकता हूं कि ऐसा क्यों लग रहा है। मतलब अगर कोई व्यक्ति गिटार बजाना सीख रहा है और वो लगातार हर सेकंड ये सोच रहा है कि उसका दिमाग उंगलियों को कैसे निर्देश दे रहा है, तो वो धुन कब बजाएगा? क्या ये मेटाकॉग्निशन सीखने की प्रक्रिया को धीमा और बोझिल नहीं कर देगा? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि मेटाकॉग्निशन और ओवरथिंकिंग में जमीन आसमान का अंतर है। अच्छा। हाँ, देखिए, ओवरथिंकिंग एक बिना ब्रेक की गाड़ी है जो एक ही नकारात्मक विचार के चारों ओर बिना किसी दिशा के घूमती रहती है। वो आपको लकवाग्रस्त कर देती है। सही कहा। लेकिन मेटाकॉग्निशन ये आपके दिमाग का ऑडिट या लेखा जोखा करने की एक बहुत ही उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। ये आपको रोकता नहीं है, ये आपको गलत दिशा में जाने से बचाता है। क्या हम इसे किसी रोजमर्रा की स्थिति में रखकर देख सकते हैं? क्योंकि सिद्धांत में ये थोड़ा अमूर्त लगता है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। मान लीजिए आप कोई बहुत ही जटिल और लंबी रिपोर्ट पढ़ रही हैं। आप लगातार पढ़ती जा रही हैं, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज। ठीक है। अचानक पेज के अंत में पहुंचकर आपको एहसास होता है कि पिछले 5 मिनट से आपका दिमाग कहीं और था और आपको एक भी शब्द याद नहीं है। ऐसा हम सभी के साथ होता है ना? अरे हाँ, बहुत बार होता है। आंखें शब्दों पर चल रही होती हैं पर दिमाग कहीं और होता है। बिल्कुल। अब अगर आप मेटाकॉग्निटिव रूप से सक्रिय हैं तो आप 3 पेज तक उस ऑटो पायलट मोड में नहीं रहेंगी। आपका दिमाग हर पैराग्राफ के बाद एक छोटा सा अलार्म बजाएगा। क्या मुझे सच में ये समझ आया, या मेरी आंखें सिर्फ शब्दों पर से गुजर रही हैं? मेटाकॉग्निशन वो अलार्म है। ओह, अब मैं समझी। और आपके गिटार वाले उदाहरण में ये गिटार बजाते समय हाथ देखने के बारे में नहीं है, बल्कि अभ्यास के बाद ये सोचने के बारे में है कि मैं इस खास कॉर्ड पर बार बार क्यों अटक रहा हूं। क्या मेरे पकड़ने का तरीका गलत है? तो ये अपने ही दिमाग का एक प्रोजेक्ट मैनेजर बनने जैसा है। बिल्कुल सही। मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर खुद ईंटें नहीं उठाता या दीवार पर सीमेंट नहीं लगाता, वो काम तो कॉग्निटिव रणनीतियां कर रही हैं। मेटाकॉग्निशन वो मैनेजर है जो क्लिपबोर्ड लेके खड़ा है और देख रहा है कि क्या दीवार सीधी बन रही है या क्या हम सही नक्शे का पालन कर रहे हैं। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। अगर छात्र रटने की बजाय खुद को इस तरह से दिशा निर्देश देने लगे तो वे किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। यही कारण है कि नोट्स इस बात पर जोर देते हैं कि शिक्षकों को छात्रों के अंदर इस मेटाकॉग्निटिव क्षमता को जगाना चाहिए।
उन्हें समय समय पर ऐसा फीडबैक देना चाहिए जो छात्रों को अपनी ही विचार प्रक्रिया पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करे। और जब कोई छात्र अपना खुद का प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाता है तो कक्षा की पूरी गतिशीलता जड़ से बदल जाती है। और यहीं से इस डीप डाइव का सबसे रोमांचक हिस्सा शुरू होता है, शिक्षक की बदलती हुई भूमिका। क्योंकि जब छात्र खुद अपनी सीखने की प्रक्रिया की जिम्मेदारी लेने लगते हैं तो शिक्षक क्या करता है? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। क्या वो अप्रासंगिक हो जाता है? स्रोत सामग्री में मॉरिस एल बिगी के शिक्षण सातत्य मतलब टीचिंग कंटिन्यूअम का एक बहुत ही शानदार मॉडल दिया गया है। ये मॉडल विचारहीन शिक्षण से लेकर अत्यधिक विचारशील शिक्षण तक की एक पूरी यात्रा है। और बिग्गी का ये मॉडल इस बात का एक ब्लूप्रिंट है कि कैसे एक शिक्षक को धीरे धीरे अपनी सत्ता और अपना नियंत्रण छोड़ना चाहिए। उन्होंने शिक्षण को मुख्य रूप से 3 स्तरों में बांटा है और एक चौथा स्तर भी जोड़ा है जो शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है। जैसे जैसे हम इन स्तरों पर ऊपर चढ़ते हैं वैसे वैसे शिक्षक की भूमिका प्राथमिक से खिसककर गौण मतलब सेकेंडरी होती जाती है। चलिए सीढ़ी के पहले पायदान से शुरू करते हैं। इसे स्मृति स्तर या मेमोरी लेवल कहा गया है और हर्बर्ट इसके मुख्य प्रस्तावक हैं। नोट्स इसे विचारहीन स्तर कहते हैं जहां तथ्यों और सूत्रों को रटने पर पूरा जोर होता है। बिल्कुल। इस स्तर पर शिक्षक की भूमिका प्राथमिक होती है और छात्र बस एक गौण या सेकेंडरी श्रोता होता है। इस स्तर पर कक्षा में अक्सर बहुत कठोर अनुशासन होता है। यहाँ 2 शब्दों के बीच का तकनीकी अंतर समझना बहुत जरूरी है। निर्देश मतलब इंस्ट्रक्शन और शिक्षा थोपना जिसे इंडोक्ट्रिनेशन कहते हैं। अच्छा, इन दोनों में क्या फर्क है इस स्तर पर? स्मृति स्तर पर ज्ञान को सिर्फ एक दिशा में प्रवाहित किया जाता है। शिक्षक बोलता है, छात्र सुनता है और याद करता है। छात्र के पास ये पूछने की स्वतंत्रता लगभग नहीं होती कि ऐसा क्यों है। उसे बस नियमों को उसी रूप में स्वीकार करना होता है। ये थोपने जैसा ही है। अगर मैं इसे खाना पकाने या कुकिंग के नजरिए से देखूं तो स्मृति स्तर बिल्कुल वैसा है जैसे कोई व्यक्ति पहली बार बेकिंग कर रहा हो और उसे एक बहुत ही सख्त रेसिपी दी गई हो। बिल्कुल। उसे नहीं पता कि मैदा क्यों डाला जा रहा है या बेकिंग सोडा का रसायन क्या है। उसका काम सिर्फ यह है कि वो बिना अपना दिमाग लगाए ठीक 200 ग्राम मैदा और 50 ग्राम चीनी मापे। हाँ, सवाल नहीं पूछना है, बस करना है। इस रसोई में टीचर ही मुख्य शेफ है और छात्र सिर्फ उसके निर्देशों का पालन करने वाला एक रोबोट है। ये तुलना बिल्कुल सटीक है। जब आप कोई बिल्कुल नया विषय सीखते हैं तो शुरुआत में आपको बुनियादी शब्दावली रटनी ही पड़ती है। इसलिए मतलब ये स्तर पूरी तरह से गलत नहीं है, ये बस एक शुरुआत है। हाँ, बेस तो बनाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप जीवन भर सिर्फ रेसिपी ही पढ़ते रहे तो आप कभी शेफ नहीं बन पाएंगे। और इसीलिए मॉरिसन का अगला स्तर आता है समझ का स्तर या अंडरस्टैंडिंग लेवल। नोट्स बताते हैं कि ये स्तर अंतर्दृष्टि और स्मृति मतलब इनसाइट प्लस मेमोरी का एक बेहतरीन संयोजन है। यहाँ विचारहीनता खत्म होने लगती है। शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। अब केवल तथ्यों को रटा नहीं जाता बल्कि ये देखा जाता है कि वो तथ्य किस बड़े सिद्धांत का हिस्सा है और तथ्यों और सिद्धांतों के बीच संबंध स्थापित किए जाते हैं। कुकिंग वाली उपमा को अगर हम आगे बढ़ाएं तो इस स्तर पर छात्र सिर्फ ये नहीं रट रहा कि उसे चुटकी भर नमक डालना है। तो अब क्या बदलता है? अब शिक्षक उसे ये समझा रहा है कि मीठे पकवान में नमक डालने से वास्तव में मीठापन और ज्यादा कैसे उभर कर आता है। वो उसे स्वाद का विज्ञान समझा रहा है। ओहो, मतलब क्यों का जवाब मिल रहा है। हाँ, इस स्तर पर रटने की प्रक्रिया पीछे छूट जाती है और छात्र विषय वस्तु में वास्तविक महारत हासिल करना शुरू कर देता है। यहाँ शिक्षक अभी भी एक मार्गदर्शक है, लेकिन वो छात्रों को सवाल पूछने और क्यों को समझने का पूरा मौका देता है। ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। लेकिन सामग्री यही नहीं रुकती। इसके बाद आता है शिक्षण का सबसे उच्चतम सक्रिय स्तर, चिंतनशील स्तर या रिफ्लेक्टिव लेवल। हंट को इसका प्रस्तावक माना जाता है। नोट्स के अनुसार यह स्तर समस्या केंद्रित है और अत्यधिक विचारशील है। और सबसे बड़ी बात, इस स्तर पर आकर भूमिकाएं पूरी तरह से पलट जाती हैं। और मैं कहूंगा कि ये शिक्षण की दुनिया का सबसे खूबसूरत पल होता है। चिंतनशील स्तर पर छात्र अब प्राथमिक भूमिका में आ जाता है। वो ड्राइवर की सीट पर बैठ जाता है। और शिक्षक का क्या होता है? शिक्षक की भूमिका अब द्वितीयक, निष्क्रिय और पूरी तरह से लोकतांत्रिक हो जाती है। शिक्षक अब ज्ञान का स्रोत नहीं रहता, बल्कि वो एक ऐसा इंसान बन जाता है जो सिर्फ उस माहौल को बनाए रखता है जहां छात्र खुद अपनी समस्याओं के समाधान खोज सकें। कुकिंग के उदाहरण में ये वो स्थिति है जहां रेसिपी बुक को उठाकर कूड़ेदान में डाल दिया गया है। बिल्कुल। छात्र अब अपनी खुद की एक सिग्नेचर डिश बना रहा है।
वो खुद तय कर रहा है कि उसे किन मसालों का उपयोग करना है, किस तकनीक से पकाना है, और शिक्षक सिर्फ दूर खड़ा होकर देख रहा है। हाँ, और शिक्षक तभी दखल देगा जब किचन में आग लगने वाली हो। सही कहा, वरना वो छात्र की मौलिक सोच में कोई बाधा नहीं डालेगा। इस स्तर पर मूल्यांकन के लिए कोई रटी रटाई बहुविकल्पीय परीक्षा मतलब MCQ काम नहीं आती। नहीं, बिल्कुल नहीं। नोट्स बताते हैं कि इसके लिए निबंध और दृष्टिकोण परीक्षण की आवश्यकता होती है, जहां छात्र के सोचने के तरीके को परखा जाता है। क्योंकि यहाँ आप छात्र से ये नहीं पूछ रहे कि रेसिपी क्या थी, आप उससे पूछ रहे हैं कि तुमने जो डिश बनाई उसके पीछे तुम्हारा क्या दर्शन है। बहुत गहरी बात है। ये स्तर केवल उन छात्रों के लिए काम करता है जो मानसिक रूप से परिपक्व हो चुके हैं और जिनमें मेटाकॉग्निटिव कौशल विकसित हो चुका है। एक महान शिक्षक का अंतिम उद्देश्य यही होता है, खुद को अप्रासंगिक बना देना। और ये हमें बिगी के मॉडल के उस चौथे और सबसे रहस्यमयी स्तर तक ले जाता है, स्वायत्त विकास स्तर या ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल। ये वो स्तर है जो पूरी तरह से और विशुद्ध रूप से छात्र केंद्रित है। नोट्स में इसके लिए एक बहुत ही दिलचस्प शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ये कहा गया है कि इस स्तर पर शिक्षक की भूमिका नकारात्मक हो जाती है। नकारात्मक शब्द सुनकर तो कोई भी चौंक सकता है। मतलब इसका मतलब ये तो नहीं कि शिक्षक कोई बुरा काम कर रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ नकारात्मक का अर्थ ये है कि शिक्षक की ओर से अब कोई भी बाहरी दबाव, कोई निर्देश या ज्ञान थोपने का कोई भी प्रयास शून्य हो चुका है। अच्छा, मतलब शिक्षक का हस्तक्षेप नकारात्मक या शून्य हो गया है। हाँ, नोट स्पष्ट करते हैं कि इस स्तर पर बौद्धिक विकास कुछ ऐसा है जो स्वाभाविक रूप से होता है। यह इंसान की वो प्राकृतिक अवस्था है जहां उसे सीखने के लिए किसी भी औपचारिक संरचना या कक्षा की आवश्यकता नहीं होती। वो दुनिया को देखता है, अनुभव करता है और अपने आप ज्ञान का निर्माण करता है। तो इस सब का क्या मतलब? अगर कोई व्यक्ति आज अपने जीवन में कोई नई भाषा सीख रहा है, कोडिंग सीख रहा है या कोई भी नई स्किल हासिल करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए इन 4 स्तरों को जानने का क्या फायदा है? बहुत बड़ा फायदा है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी सीख ये है कि हमें खुद के साथ ईमानदार होना पड़ेगा कि हम अभी किस स्तर पर हैं। ये बहुत ही व्यवहारिक बात है। अक्सर लोग निराश हो जाते हैं क्योंकि वे चिंतनशील स्तर का परिणाम चाहते हैं, लेकिन उनका तरीका अभी भी स्मृति स्तर वाला होता है। हाँ, बिल्कुल। अगर आप कोडिंग सीख रहे हैं और सिर्फ कोड की लाइनों को रटने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि स्मृति स्तर है, तो आप कभी भी अपना खुद का नया सॉफ्टवेयर नहीं बना पाएंगे, जो चिंतनशील स्तर है। सही बात है। आपको बीच के उस समझ के स्तर से गुजरना ही होगा, जहां आप ये समझें कि कोड का तर्क क्या है। बड़ा चेक पॉइंट है। आपको ये देखना होगा कि क्या आप अभी भी अपने छात्रों या अपनी टीम को सिर्फ निर्देश दे रहे हैं? क्या आप अभी भी प्राथमिक भूमिका में चिपके रहना चाहते हैं, या क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप उन्हें खुद गलतियां करने दें, उन्हें मेटाकॉग्निटिव उपकरण दें और धीरे धीरे पीछे हटकर एक द्वितीयक भूमिका स्वीकार कर लें? ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण लेकिन संतोषजनक काम है। बेहतरीन शिक्षण का मतलब सत्ता अपने पास रखना नहीं है, बल्कि सामने वाले को इतना सशक्त बनाना है कि उसे आपकी जरूरत ही ना रहे। आज की इस चर्चा में हमने वाकई एक लंबी दूरी तय की है। हमने देखा कि कैसे अव्यवस्था और कम अपेक्षाएं दिमाग को पंगु बना देती हैं। हमने समझा कि कैसे इमेजरी और मेटाकॉग्निशन जैसे उपकरण सीखने की प्रक्रिया को गहरा करते हैं। बिल्कुल। और अंत में हमने एक शिक्षक के तानाशाह से लेकर एक मौन मार्गदर्शक बनने तक के सफर को डिकोड किया। ये यात्रा साबित करती है कि ज्ञान का निर्माण कोई ईंट सीमेंट वाला काम नहीं है। ये मन और मनोविज्ञान का एक बहुत ही नाजुक खेल है। लेकिन जाने से पहले मैं एक विचार यहाँ छोड़ना चाहती हूँ। हमने बिगी के अंतिम स्वायत्त विकास स्तर की बात की, जहाँ सीखने के लिए किसी औपचारिक शिक्षक की जरूरत नहीं होती और बौद्धिक विकास स्वाभाविक रूप से होता है। आज हम जिस युग में जी रहे हैं, जहाँ इंटरनेट पर दुनिया की हर जानकारी मुफ्त उपलब्ध है और जहाँ AI किसी भी जटिल विषय को बिल्कुल आपके समझने के तरीके के अनुसार कस्टमाइज कर सकता है। हाँ, AI बहुत कुछ बदल रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में ये स्मृति और समझ का स्तर पूरी तरह से मशीनें संभाल लें? क्या भविष्य में पारंपरिक कक्षाओं और मानवीय शिक्षक की पूरी अवधारणा ही समाप्त हो जाएगी और हर इंसान सीधा स्वायत्त विकास के स्तर पर ही ऑपरेट करेगा? ओह, ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले दशकों में शिक्षा के पूरे अर्थ को चुनौती देने वाला है। इस पर जरूर सोचिएगा। सीखने और सिखाने के इस अदृश्य लेकिन शक्तिशाली तंत्र में तलाशने के लिए हमेशा कुछ नया होता है। सुनते रहिए और खुद अपने दिमाग के प्रोजेक्ट मैनेजर बने रहिए।
उन नोट्स में जो बातें लिखी हैं ना, वो सिर्फ किसी परीक्षा का सिलेबस नहीं है, बल्कि वो इंसान के मानसिक विकास का पूरा नक्शा है। एकदम सही कह रही हैं आप। और ये नक्शा बहुत ही तार्किक तरीके से काम करता है। मतलब ये सामग्री इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सिर्फ ये नहीं बताती कि हमें क्या सीखना है, बल्कि इस बात की परतें खुलती है कि इंसान अलग अलग उम्र में आखिर सीखता कैसे है। और यही आज का हमारा मिशन भी है। हमें ये गहराई से समझना है कि मनुष्य जीवन के विभिन्न चरणों में कैसे सीखता है। कैसे एक बच्चा जिसे हर एक बात उंगली पकड़कर सिखाई जाती है, वो धीरे धीरे विकास के उन चरणों से गुजरता हुआ एक ऐसे परिपक्व व्यक्ति में बदल जाता है जो अपनी सीखने की प्रक्रिया खुद तय करता है। हाँ, अपनी दिशा और अपनी क्षमता खुद तय करता है। तो चलिए इस यात्रा को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। तो इस पूरी यात्रा को समझने के लिए ना, हमें शिक्षा और सीखने की प्रक्रिया के 3 अलग-अलग स्तरों को समझना होगा। जैसा कि नोट्स में बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है, ये 3 स्तर सिर्फ नीतियां नहीं हैं। तो फिर क्या है ये? ये वास्तव में मानव चेतना के क्रमिक विकास के 3 चरण हैं। अच्छा, तो वयस्क कैसे सीखते हैं, इस गुत्थी को सुलझाने से पहले हमें उस मजबूत नींव को समझना होगा जहां से हम सभी ने अपनी यात्रा शुरू की थी। मतलब एक ऐसे बच्चे के रूप में जो पूरी तरह से अपने मार्गदर्शक या टीचर पर निर्भर था। बिल्कुल। पेडागोजी कहती है। हाँ, पेडागोजी। और ये जो अवधारणा है, ये मुख्य रूप से हर्बर्ट नाम के विद्वान से जुड़ी है। अगर हम इस शब्द को ही तोड़कर देखें तो पेडा का अर्थ होता है बच्चा और एगो का अर्थ होता है मार्गदर्शक। एकदम सही। और यहाँ हर्बर्ट का ये मॉडल पूरी तरह से स्मृति स्तर की शिक्षा पर काम करता है, यानी मेमोरी लेवल पर। रटने वाले स्तर पर। हाँ, लेकिन यहाँ हमें ये भी समझना होगा कि ऐसा क्यों है। देखिए, एक बच्चे का दिमाग एक तरह से कोरी स्लेट की तरह होता है, या कम से कम उसके पास दुनिया को समझने के लिए वो मेंटल फ्रेमवर्क नहीं होते जो हम वयस्कों के पास होते हैं। सही बात है। मतलब अगर हम एक 5 साल के बच्चे को गुरुत्वाकर्षण का भारी भरकम सिद्धांत समझाने की कोशिश करेंगे तो वो काम थोड़ी करेगा। बिल्कुल नहीं। उसे बस ये याद रखना है कि सेब पेड़ से नीचे गिरता है। मतलब ये व्यवस्था पूरी तरह से शिक्षक केंद्रित है, टीचर सेंटर्ड। पूरी तरह से। यहाँ टीचर ही वो धुरी है जिसके चारों ओर पूरी क्लास घूमती है। मतलब टीचर ही ये तय करता है कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। हाँ, सब कुछ उसी के हाथ में होता है। इन नोट्स में एक बात पे बहुत जोर दिया गया है कि इसमें टीचर की भूमिका एकदम सक्रिय होती है। वो एक निदेशक या डायरेक्टर की तरह काम करता है, जबकि जो सीखने वाला बच्चा है वो पूरी तरह से आश्रित होता है, डिपेंडेंट होता है। और यहाँ जो आपने क्यों का जिक्र किया ना, वो हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चा खुद से ये नहीं सोच सकता कि उसे अक्षर ज्ञान क्यों चाहिए। उसे क्या पता भविष्य में क्या होगा। वही तो, उसे नहीं पता कि इन अक्षरों को जोड़कर वो भविष्य में कोई महान किताब पढ़ सकता है। उसकी वो दृष्टि अभी विकसित ही नहीं हुई है। इसलिए वहां एक बाहरी निदेशक की बहुत सख्त जरूरत होती है, जो जानकारी को छोटे छोटे पचने योग्य हिस्सों में बांटे और बच्चे के दिमाग में फीड करे। इस पूरी प्रक्रिया को सुनते हुए मेरे दिमाग में ना एक अजीब सा विचार आ रहा है। मतलब अगर मैं इसे समझने की कोशिश करूं, क्या ये कुछ गाड़ी के जीपीएस नेविगेशन सिस्टम की तरह नहीं है? जीपीएस कैसे? सोचिए ना कि गाड़ी चलाने वाला जो व्यक्ति है, यानी कि हमारा छात्र, वो सिर्फ निर्देशों का आंख बंद करके पालन कर रहा है। जैसे जीपीएस बोलता है कि अगले चौराहे से दाएं मुड़े, फिर अब 200 मीटर सीधे चलें। अच्छा, हाँ। मतलब रास्ता बताने का, दिशा तय करने का पूरा काम वो जीपीएस यानी हमारा टीचर कर रहा है। ये जीपीएस वाला विचार तो इसे बिल्कुल सटीक तरीके से पकड़ता है। और अगर हम इस जीपीएस के विचार को थोड़ा और आगे ले जाएं तो हम देखते हैं कि उस गाड़ी चलाने वाले को ये बिल्कुल नहीं पता कि मंजिल तक जाने का कोई शॉर्टकट भी है या नहीं, या अगर कोई रास्ता बंद हो तो क्या करना है। बिल्कुल, वो पूरी तरह से मशीन के निर्देशों पर आश्रित है। पेडागोजी में भी ठीक यही होता है। छात्र के पास अपना कोई पूर्वानुभव या ज्ञान का भंडार होता ही नहीं है, जिसके आधार पर वो टीचर की बताई बातों पर सवाल उठा सके। और शायद इसीलिए ना इस स्तर पर प्रेरणा का स्वरूप भी बहुत अलग होता है। नोट्स में एक बहुत ही अहम बिंदु है कि पेडागोजी में प्रेरणा का स्रोत हमेशा बाहरी होता है, एक्सटर्नल मोटिवेशन। एकदम सही। जैसा कि हमने पहले कहा, एक छोटे बच्चे को ए फॉर एप्पल या पहाड़ा याद करने में कोई अंदरूनी मजा नहीं आता। हाँ, वो कोई जीवन बदलने वाला अनुभव तो है नहीं उसके लिए। बिल्कुल नहीं। वो ये सब इसलिए याद कर रहा है क्योंकि उसे टीचर से अपनी नोटबुक में एक लाल रंग का स्टार चाहिए, या फिर परीक्षा में अच्छे नंबर लाकर माता पिता की शाबाशी चाहिए, या शायद कभी कभी डांट से बचना है। हाँ, वो भी है।
तो ये बाहरी प्रेरणा ही उस स्मृति स्तर की शिक्षा के लिए ईंधन का काम करती है। ये एक बहुत ही जरूरी ढांचा है, क्योंकि किसी भी इमारत को खड़ा करने के लिए एक ठोस नींव की तो आवश्यकता होती ही है। लेकिन हम हमेशा बच्चे तो नहीं रहते ना। समय बीतता है और हम स्कूल की सुरक्षित चार दीवारी से बाहर निकलते हैं। बिल्कुल, असली दुनिया में आते हैं। और वहां वास्तविक जीवन की अप्रत्याशित और जटिल समस्याओं का सामना होता है। अब सोचिए, जब हम जिंदगी की सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं और अचानक कोई ऐसी बाधा आ जाती है जहां जीपीएस का नेटवर्क ही काम नहीं कर रहा। तब तो जीपीएस फेल हो जाएगा। हाँ, तो वहां सिर्फ पुराने निर्देशों का पालन करना काफी नहीं होता। यहीं पर उस पुराने रटने वाले तरीके की सीमाएं सामने आ जाती हैं। और यही वो बिंदु है जहां मस्तिष्क अपने काम करने का तरीका पूरी तरह से बदलता है। अब दिमाग सिर्फ मेमोरी या रटने पर निर्भर नहीं रह सकता। इंसान के पास अब तक अपने अनुभवों का एक बहुत बड़ा फाइलिंग कैबिनेट तैयार हो चुका होता है। अनुभव जुड़ जाते हैं। हाँ, तो अब वो हर नई जानकारी को उन पुरानी फाइलों या अनुभवों से जोड़कर देखने लगता है। और हमारी जो स्रोत सामग्री है वो इसी बदलाव को शिक्षा का दूसरा स्तर बताती है, जिसे नोट्स में एंड्रागजी कहा गया है। एंड्रागजी, हाँ। और ये अवधारणा मुख्य रूप से मैल्कम नोल्स के काम से जुड़ी हुई है। अगर हम इस शब्द की जड़ों में जाएं तो एंड्रा का अर्थ होता है आदमी या वयस्क, और एगो का वही पुराना अर्थ है मार्गदर्शक। जब मैल्कम नोल्स इस पर शोध किया था ना, तो उन्होंने शिक्षा जगत में एक तरह से क्रांति ही ला दी थी। उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया कि वयस्कों को बच्चों की तरह बिल्कुल नहीं पढ़ाया जा सकता। बिल्कुल नहीं पढ़ाया जा सकता। मतलब अगर हम एक बड़े इंसान को एक कमरे में बिठा दें और उसे कहें कि ये किताब रट लो क्योंकि मैं कह रहा हूं, तो वो विद्रोह कर देगा या फिर उसकी दिलचस्पी ही पूरी तरह खत्म हो जाएगी। हाँ, क्योंकि अब जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से पलट गई है। अब ये शिक्षक केंद्रित से हटकर शिक्षार्थी केंद्रित हो गई है। स्टूडेंट सेंटर्ड। बिल्कुल। और जो सबसे बड़ा बदलाव नोट्स में बताया गया है वो ये है कि शिक्षा अब समस्या केंद्रित हो गई है, प्रॉब्लम सेंटर्ड। छात्र अब आश्रित नहीं है, बल्कि वो स्वतंत्र और स्वनिर्देशित हो गया है, मतलब सेल्फ डायरेक्टेड। और ये जो समस्या केंद्रित होने के पीछे का मनोविज्ञान है ना, ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, एक वयस्क इंसान आमतौर पर तब तक कुछ नया सीखने का प्रयास नहीं करता जब तक कि उसकी जिंदगी में कोई तात्कालिक आवश्यकता या समस्या ना आ जाए। अच्छा, कोई उदाहरण देकर समझाएंगे? हाँ, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी कंपनी में काम कर रहा है और उसे अचानक पता चलता है कि अगर उसने एक्सेल का कोई खास एडवांस्ड फॉर्मूला नहीं सीखा तो उसका प्रमोशन रुक जाएगा या उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। अरे बाप रे! तो वो उस फॉर्मूले को इसलिए नहीं सीख रहा क्योंकि वो किसी सिलेबस का हिस्सा है। बिल्कुल नहीं, वो उसे इसलिए सीख रहा है क्योंकि उसके सामने एक वास्तविक समस्या खड़ी है और उसे उसका समाधान चाहिए ही चाहिए। नोट्स भी यही बताते हैं कि यहाँ इंसान खोज के माध्यम से सीखता है, लर्निंग थ्रू डिस्कवरी। एकदम सही। वो खुद इंटरनेट पर जाएगा, यूट्यूब पर ट्यूटोरियल देखेगा, अलग अलग तरीके आजमाएगा और तब तक कोशिश करेगा जब तक उसकी समस्या हल ना हो जाए। यह है स्वनिर्देशित सीखना। लेकिन यहाँ मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगी। इन नोट्स में एक ऐसी बात लिखी है जो मुझे थोड़ी विरोधाभासी लगती है, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी लगती है। अच्छा। क्या लिखा है? एंड्रागोजी के तहत लिखा है कि इस स्तर पर टीचर निष्क्रिय हो जाता है, पैसिव हो जाता है। अब मेरी उलझन ये है कि अगर टीचर वास्तव में निष्क्रिय है तो उसकी जरूरत ही क्या है? हाँ, ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। मतलब क्या वो बस कमरे की बत्ती जलाकर चला जाता है? अगर छात्र खुद ही खोजबीन करके सब सीख रहा है इंटरनेट से, तो हम टीचर को पूरी तरह से हटा क्यों नहीं देते सिस्टम से? टीचर का औचित्य ही क्या बचा? एक बहुत ही जायज सवाल है और अक्सर लोग ना इस निष्क्रिय या पैसिव शब्द को सुनकर यही सोचते हैं। लेकिन नोट्स में जो निष्क्रिय शब्द इस्तेमाल किया गया है उसका मतलब अनुपस्थित होना या बेकार होना बिल्कुल नहीं है। तो फिर इसका क्या मतलब है? इसे समझने के लिए हमें टीचर की उन नई भूमिकाओं पर ध्यान देना होगा जो सामग्री में बहुत ही स्पष्ट रूप से बताई गई हैं, जैसे सहयोगकर्ता और प्रक्रिया बनाने वाला, कोलैबोरेटर और प्रोसेस बिल्डर। तो मतलब वो निष्क्रिय होकर भी बहुत कुछ कर रहा है। लेकिन वो कर कैसे रहा है ये सब? इसे ऐसे समझते हैं, जब एक वयस्क खुद खोज के माध्यम से कुछ सीख रहा होता है ना, तो वो कई बार भटक सकता है। वो इंटरनेट पर फालतू की चीजों में उलझ सकता है, हताश हो सकता है। हाँ, ये तो अक्सर होता है जब हम खुद कुछ सीखने बैठते हैं। तो ऐसे में टीचर का काम उसे सीधे सीधे जवाब देना नहीं है। अगर टीचर सीधे जवाब दे देगा तो वो फिर से पेडागोजी यानी बच्चों वाली शिक्षा में वापस चला जाएगा। अच्छा, हाँ, फिर तो वही रटने वाली बात हो गई।
बिल्कुल। इसके बजाय टीचर एक ऐसा माहौल या प्रक्रिया बनाता है जिससे छात्र खुद उस सही जवाब तक पहुंच सकें। वो बस सही समय पर सही सवाल पूछता है। जैसे वो पूछ सकता है कि क्या तुमने समस्या को उस दूसरे नजरिए से देखने की कोशिश की। मतलब वो मंच तैयार करता है, रास्ते के कांटे हटाता है, लेकिन रास्ते पर चलना छात्र को खुद ही पड़ता है। अरे वाह, ये बहुत ही शानदार तरीका है इसे समझने का। मतलब नियंत्रण छोड़ना ही यहाँ टीचर का सबसे बड़ा काम है। बिल्कुल, कंट्रोल छोड़ना होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि प्रेरणा या मोटिवेशन का जो पूरा ढांचा है वो भी पलट जाता है। पेडागोजी में जहां बाहरी लालच या डर था, वहीं एंड्रागोजी में ये पूरी तरह से आंतरिक प्रेरणा बन जाती है, इंटरनल मोटिवेशन। क्योंकि अब इंसान को किसी लाल रंग के स्टार की जरूरत नहीं है ना। हाँ, बिल्कुल नहीं। उसे पता है कि इस नई चीज को सीखने से उसकी अपनी जिंदगी बेहतर होगी, उसकी समस्या सुलझेगी या उसके करियर में उसे फायदा मिलेगा। ये आंतरिक प्रेरणा ही उसे स्वतंत्र रूप से सोचने की वो ऊर्जा देती है। लेकिन हमारी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। मानव मस्तिष्क के विकास यात्रा तो हमेशा चलती रहती है, रुकती नहीं कभी। जब हम अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए खुद को निर्देशित करना सीख जाते हैं तो उसके बाद क्या? क्योंकि जीवन सिर्फ सामने आने वाली समस्याओं को सुलझाने और बस आग बुझाने का ही नाम तो नहीं है ना। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ दी गई पहेलियों को हल करने के बारे में नहीं हो सकता। एक समय ऐसा आता है जब इंसान को खुद ये तय करना होता है कि उसे आगे क्या सीखना चाहिए, उसकी दिशा क्या होगी, और वो अपनी खुद की क्षमताओं को एक बिल्कुल ही अलग स्तर पर कैसे ले जा सकता है। और ये वो मुकाम है जहाँ इंसान केवल स्किल हासिल करने या तात्कालिक समस्याओं को हल करने से बहुत आगे निकल जाता है। यहाँ बात भविष्य के निर्माण की होने लगती है। और यही हमें हमारी चर्चा के तीसरे और सबसे उन्नत स्तर तक ले जाता है, जिसे नोट्स में ह्यूटागोजी कहा गया है। ह्यूटागोजी अध्ययन सामग्री के अनुसार ये अवधारणा स्टुअर्ट हेस और क्रिस कैनियन ने दी थी, और ये स्तर एंड्रोगोजी से भी एक बहुत बड़ी छलांग है। बहुत बड़ी। ये भी शिक्षार्थी केंद्रित ही है, लेकिन इसमें एक बहुत ही गहरा वैचारिक बदलाव है। देखिए, एंड्रोगोजी जहां स्वनिर्देशित थी, वहीं ह्यूटागोजी स्वनिर्धारित है, सेल्फ डिटरमिन्ड। और इन दो शब्दों स्वनिर्देशित और स्वनिर्धारित के बीच का जो अंतर है ना, वो बहुत ही सूक्ष्म है, लेकिन यकीन मानिए यही सारी कहानी बदल देता है। वो कैसे? देखिए, स्वनिर्देशित होने का मतलब है कि आपको पता है कि मंजिल क्या है, समस्या क्या है, और आप खुद उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता निकाल रहे हैं। लेकिन स्वनिर्धारित होने का मतलब है कि अब कोई तय मंजिल है ही नहीं। आप खुद ये तय कर रहे हैं कि आपकी मंजिल क्या होनी चाहिए। आप सिर्फ समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हैं, आप नई संभावनाओं की खोज कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या ये ऐसा है जैसे मान लीजिए एंड्रागोजी वाले चरण में हम इंटरनेट से पास्ता की कोई रेसिपी निकालकर खुद बनाना सीख रहे थे। हाँ। हमें भूख लगी थी, जो कि एक समस्या थी, और हमने खुद को निर्देशित करके उस समस्या का समाधान कर लिया। बिल्कुल सही। वहां एक तात्कालिक जरूरत पूरी हो गई आपकी। लेकिन ह्यूटागोजी के स्तर पर आकर हम खुद एक मास्टर शेफ बन गए। अब हमें कोई तात्कालिक भूख नहीं मिटानी है। अब हम अपनी रसोई में खड़े होकर ये सोच रहे हैं कि स्वाद की दुनिया में कौन सी बिल्कुल नई डिश का आविष्कार किया जाए जो पहले किसी ने बनाई ही ना हो। मतलब हम सिर्फ पुराने ज्ञान का उपभोग नहीं कर रहे, हम नया ज्ञान निर्धारित कर रहे हैं। अरे वाह, ये मास्टर शेफ वाला उदाहरण तो बहुत ही सटीक है, क्योंकि एक मास्टर शेफ सिर्फ एक तय रेसिपी को फॉलो नहीं करता, वो स्वाद के विज्ञान को समझता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, अगर हम इन नोट्स पर ध्यान दें तो एक शब्द बहुत प्रमुखता से उभर कर सामने आता है, अन्योन्याश्रित, इंटरडिपेंडेंट। इस स्तर पर सीखना कभी अकेले नहीं होता। हाँ, बचपन के आश्रित होने से लेकर वयस्कता के स्वतंत्र होने तक का सफर तो मुझे समझ आता है, लेकिन ये अन्योन्याश्रित या इंटरडिपेंडेंट होना क्या है, ये थोड़ा भारी लग रहा है। मैं समझाता हूं। जब इंसान ज्ञान के इस सर्वोच्च स्तर पर पहुंचता है ना, तो उसे ये बात बहुत गहराई से समझ आ जाती है कि कोई भी व्यक्ति अकेले सब कुछ नहीं जान सकता। ये तो है। दुनिया की कोई भी बड़ी खोज, कोई भी बड़ा इनोवेशन एक अकेले इंसान ने बंद कमरे में नहीं किया है। इसलिए जो स्वनिर्धारित लोग होते हैं वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, वे सहयोग करते हैं। नोट्स में ये भी बहुत स्पष्ट किया गया है कि इस स्तर पर आकर छात्र और टीचर के बीच की जो पारंपरिक दीवार होती है ना,
वो लगभग ढह जाती है। इसे स्टूडेंट टीचर कोलैबोरेशन कहा गया है। एकदम सही। मतलब हमारी उस रूपक वाली रसोई में वो मास्टर शेफ अकेले काम नहीं कर रहा है, वो दूसरे एक्सपर्ट शेफ्स के साथ विचार विमर्श कर रहा है। कोई मसालों का विशेषज्ञ है तो कोई बेकिंग का। हाँ। वे सब एक दूसरे के अनुभवों से सीख रहे हैं और कुछ नया बना रहे हैं। और ऐसा करने के पीछे उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है पता है? हमारे स्रोत बताते हैं कि ह्यूटागोजी का पूरा ध्यान आत्म प्रभावकारिता यानी सेल्फ एफिकेसी और क्षमता बढ़ाने पर होता है, कैपेसिटी बिल्डिंग पर। ये आत्म प्रभावकारिता या सेल्फ एफिकेसी शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है। क्या हम इसे सिर्फ आत्मविश्वास नहीं कह सकते? नहीं, ये सिर्फ आत्मविश्वास से कहीं बड़ी चीज है। देखिए, आत्मविश्वास ये होता है कि मैं ये काम कर सकता हूं, लेकिन आत्म प्रभावकारिता को ना एक मानसिक मांसपेशी की तरह समझें, एक मेंटल मसल। अच्छा। ये इस बात पर अटूट विश्वास है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी अनजान या चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, मेरे पास नई चीजें सीखने और उस परिस्थिति में ढल जाने की क्षमता है। एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं इसे। जैसे एक प्लम्बर का ये कहना कि मुझे पता है कि इस पाइप को कैसे ठीक करना है, ये तो आत्मविश्वास हो गया। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये कहना कि मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि इस नए सिस्टम में क्या खराबी है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मैं इसे समझ लूंगा और कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लूंगा, क्या ये आत्म प्रभावकारिता है? एकदम सही पकड़ा आपने, यही है। ये एक कैपेसिटी बिल्डर या क्षमता निर्माता बनने की प्रक्रिया है। जब इंसान इस स्तर पर होता ना, तो वो लगातार अपनी सीमाओं को चुनौती देता है। यहाँ शिक्षा कोई ऐसी चीज नहीं रह जाती जो बस किसी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को दी जा रही हो, बल्कि शिक्षा एक ऐसा इकोसिस्टम बन जाती है जिसे सब मिलकर विकसित कर रहे हैं। तो अगर हम इस पूरी लंबी और दिलचस्प यात्रा को एक धागे में पिरोने की कोशिश करें, जो हमने आज इन विस्तृत नोट्स से सीखी है, तो हमने देखा कि इंसान के सीखने का सफर एक पूरी तरह से आश्रित बच्चे के रूप में शुरू होता है। बिल्कुल। ये वो पेडागॉजी का चरण है जहां हमारी प्रेरणा बाहरी होती है, शिक्षा पूरी तरह से स्मृति आधारित